Yes, dear student, myself Rajesh Kumar, Assistant Professor in Chemistry, Government College, Birod. Today we will discuss about the valence bond theory in coordination compound. लास्ट लेक्चर में हमने वर्नर थ्योरी पढ़ ली थी. अब वर्नर थ्योरी के बाद में नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट विल बी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ेंगे. लास्ट टाइम जो लास्ट लेक्चर हुआ था उसमें हमने वर्नर थ्योरी के बारे में पढ़ा था. इसमें बताया था कि कोई भी कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर मेटल एटम है. मेटल एटम दो टाइप की वैलेंसी सेटिस्फाई करता है, एक तो प्राइमरी वैलेंसी और एक सेकेंडरी वैलेंसी. प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी के बारे में हमने कंप्लीट डिस्कशन हमारे लास्ट चैप्टर में किया था. उसके बाद में वर्नर थ्योरी की एप्लीकेशन भी पार्ट कर लिया था. जो एप्लीकेशन पार्ट था वो भी हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर दिया था. अब नेक्स्ट जो थ्योरी दी गई थी दैट विल बी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. और जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी दैट विल बी गिवन बाय पॉलिन. This theory given by Pauling and is used to measurement of the magnetic moment. It is used for the measurement of magnetic moment. मैग्नेटिक मोमेंट के भी आप पे इस थ्योरी को एक्सप्लेन किया गया था. इसके कुछ पॉइंट्स दिए गए थे पॉली ने. वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से रिलेटेड जो पॉइंट दिए गए उसमें से जो फर्स्ट पॉइंट है उसके अकॉर्डिंग ये है कि ए मेटल कैटायन या तो मेटल लगभग कैटायन की फॉर्म में होगा या एटम की फॉर्म में होगा. ए मेटल कैटायन और एटम शुड हैव वैकेंट sp d atomic orbitals. Should have sp d atomic orbitals for the accommodation of electron pair from the ligands. तो फर्स्ट पॉइंट उसने बताया कि मेटल कैटायन या एटम है उसके पास में कुछ खाली एटॉमिक ऑर्बिटल होनी चाहिए. s ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल है, d एटॉमिक ऑर्बिटल है. इस टाइप की जो एम्प्टी एटॉमिक ऑर्बिटल है जिसके अंदर जो लिगेंड्स इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है उसको एकोमोडेट करे. इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटेड बाय द लिगेंड्स. लिगेंड वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेंगे. तो डोनेट तब करेंगे जब मेटल एटम के पास सफिशिएंट एम्प्टी वैकेंट ऑर्बिटल होंगी, खाली एटॉमिक ऑर्बिटल होगी. दूसरा है द एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल दैट इज s है, p है, d है, हाइब्रिड कंबाइंड टुगेदर. ये ज्यादा बेटर. कंबाइंड टुगेदर n2 फॉर्म हाइब्रिड n2 फॉर्म हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल. जो भी मेटल एटम की एम्प्टी एटॉमिक ऑर्बिटल s है, p है, d है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइंड करेंगी, नया सेट बनेगा. और नया सेट जो ऑर्बिटल का बनेगा कॉल्ड हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल. हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल जो बनेंगी उनकी एनर्जी कम होगी. हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल की पहले से हमें पता है. हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल हैव एनर्जी लेस एंड स्टेबल. इसके कंपैरिजन में जो प्योर p ऑर्बिटल है, प्योर s ऑर्बिटल है, प्योर d ऑर्बिटल, इनकी एनर्जी ज्यादा होती है. हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है. अब नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट द लिगेंड्स. द लिगेंड्स विच हैव फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल. फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल overlap with the hybrid atomic orbital of metal cation या metal atom. जो भी ये हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल है, जो ये एम्प्टी एटॉमिक ऑर्बिटल थी, इन एम्प्टी एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ में लिगेंड की जो फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल है, मींस मेटल जो है, मेटल की एम्प्टी एटॉमिक ऑर्बिटल
एम्प्टी एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ मेटल, और जो लीगेंड्स होते हैं लीगेंड की फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करें एंड फॉर्म्स न्यू सेट ऑफ हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल, और नया सेट बनाता है हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल का थ्रू देयर हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं तो मेटल अपनी एम्प्टी एटॉमिक ऑर्बिटल को यूज करेगा, लीगेंड अपनी फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल का यूज करके मिक्सअप हो, redistribution of energy take place, give new set of hybrid atomic orbital। नेक्स्ट जो पॉइंट है, इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, यदि स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल है, हमने वर्नर थ्योरी के भी यहाँ पे भी कुछ एक्सप्लेन किया था, प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी दिखाई थी। अब यदि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस है, इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हाइब्रिडाइजेशन, जो हाइब्रिडाइजेशन है वो दो तरह की हो सकती है। फर्स्ट तो D2sp3, यदि इनर एटॉमिक ऑर्बिटल मेटल एटम अपनी यूज करने लग रहा है, ये जो डी एटॉमिक ऑर्बिटल है ये कौन सी है, इनर एटॉमिक ऑर्बिटल मेटल एटम। इफ मेटल एटम यूजेस इट्स इनर डी एटॉमिक ऑर्बिटल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, देन कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड कॉल्ड इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तब जो कॉम्प्लेक्स बनेंगे उन कॉम्प्लेक्स को इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। एंड इफ मेटल एटम यूजेस इट्स आउटर, यदि आउटर डी एटॉमिक ऑर्बिटल यूज करे, इफ मेटल एटम यूजेस इट्स outer atomic orbital, then complex formed called outer orbital complex। तो जो कॉम्प्लेक्स होते हैं जिनकी ऑक्टाहेड्रल शेप है वो दो टाइप के हो सकते हैं। यदि डी एटॉमिक ऑर्बिटल इनर सेल वाली यूज करी है मेटल एटम ने तो उन कॉम्प्लेक्स को हम इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। यदि आउटर डी एटॉमिक ऑर्बिटल का यूज किया है देन कॉम्प्लेक्सेस आर कॉल्ड आउटर एटॉमिक ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ये सारे बार हम मेन जो वेस्पर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी उसके पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, इनको डिटेल में हम एग्जांपल लेके आगे बढ़ेंगे। अब जो लीगेंड्स होते हैं, लीगेंड भी दो टाइप के होते हैं, लीगेंड आल्सो ऑफ टू टाइप। कौन से? फर्स्ट तो है स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड, फर्स्ट टाइप लीगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड, और जो सेकंड टाइप है दैट विल बी वीक फील्ड लीगेंड। एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड होता है, एक वीक फील्ड लीगेंड होता है। जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है, यदि लीगेंड जो गिवन लीगेंड है मेटल एटम के साथ में जो भी लीगेंड प्रेजेंट है उसकी नेचर स्ट्रॉन्ग फील्ड की है, स्ट्रॉन्ग फील्ड की है तो वो पेयर करा देगा, देन पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस। और यदि वीक फील्ड लीगेंड है, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन डजंट टेक प्लेस, तब इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होती है। तो ध्यान रखें लीगेंड दो टाइप के हैं, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड होता है, एक वीक फील्ड लीगेंड है। यदि स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है तो जो डी एटॉमिक ऑर्बिटल है, एस एटॉमिक ऑर्बिटल, वहां पर जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी जितनी पेयरिंग हो सकती है हम पेयरिंग करा लेंगे। ये स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड क्या होता है ये आगे सीएफटी थ्योरी में और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। जब भी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बाद क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ेंगे उसमें डिटेल में आएगा कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड क्या है, व्हाट आर वीक फील्ड लीगेंड। तो यदि स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जाती है, वीक फील्ड लीगेंड है पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन डजंट टेक प्लेस, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होती है। और यदि इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी तो ये कॉम्प्लेक्स लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, देन द कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस and forms low spin complex doesn't take place। यदि वीक फील्ड लीगेंड है तो पेयरिंग नहीं होती है, जो कॉम्प्लेक्स बनेंगे दैट विल बी हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, वो हाई स्पिन के कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। स्पिन ज्यादा होगी, लो स्पिन होगी इस केस में। यदि स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होने लग रही है। वीक फील्ड लीगेंड है तो पेयरिंग नहीं होती, पेयरिंग नहीं होगी तो वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा। तो कुछ एक पॉइंट हमने देखे हैं। मेटल कैटायन के पास क्या होनी चाहिए, एटॉमिक ऑर्बिटल हो, sp_d खाली एटॉमिक ऑर्बिटल होनी चाहिए।
उसके बाद वो अपनी एटॉमिक ऑर्बिटल को ही हाइब्रिड कराएगा। लिगेंड के पास फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल हो, मेटल की एम्प्टी एटॉमिक ऑर्बिटल और लिगेंड की फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करके नई हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल बनाती है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का स्पेशल केस जिसमें मेटल एटम या तो अपनी इनर डी एटॉमिक ऑर्बिटल का यूज करता है या मेटल एटम अपनी आउटर डी एटॉमिक ऑर्बिटल का यूज करेगा। बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान मेटल इफ यूजेस इनर ऑर्बिटल, इनर डी का यूज करने लग रहा है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। आउटर डी एटॉमिक ऑर्बिटल का यूज करेगा, देन दैट विल बी आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। लिगेंड भी दो टाइप के होंगे, फर्स्ट वन इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, एक तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं और दूसरे वीक फील्ड लिगेंड होते हैं। यदि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जाती है, वीक फील्ड लिगेंड है पेयरिंग नॉट टेक प्लेस, पेयरिंग है तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स और नहीं है तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेंगे। शुरू में हमने पढ़ा कि ये मैग्नेटिक मोमेंट के मेजरमेंट के लिए यूज होता है। इफ द सब्सटेंस या इफ द कॉम्प्लेक्स हैव वन और मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यदि कॉम्प्लेक्स के अंदर एक या एक से ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, देन दैट कॉम्प्लेक्स विल बी पैरामैग्नेटिक। तब वो जो कॉम्प्लेक्स होगा वो किस टाइप का होगा, उसकी नेचर पैरामैग्नेटिक की होगी। एंड इफ द कॉम्प्लेक्स डजंट हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यदि उसके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, मीन्स ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, यदि सभी जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन सारे के सारे पेयर्ड फॉर्म में है, देन कॉम्प्लेक्स विल बी डायमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक होता है। और जो मैग्नेटिक मोमेंट हम निकालते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू निकालें, टोटल जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है म्यू टोटल, वो दो फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, म्यू स्पिन के ऊपर डिपेंड करता है प्लस म्यू ऑर्बिटल के ऊपर डिपेंड करता है। इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम जो पढ़ेंगे जनरली जो म्यू टोटल होता है वो म्यू स्पिन के बराबर ही लेंगे। यहां पर जो ऑर्बिटल का कंट्रीब्यूशन है उसको हम नेग्लिजिबल मान के चलेंगे, उसको क्विंच्ड मान के चलेंगे कि क्विंचिंग हो रही है एटॉमिक ऑर्बिटल के केस में, ऑर्बिटल मोशन क्विंच्ड है, तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ हम म्यू एस निकालेंगे। म्यू एस की जो वैल्यू होती है दैट विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एन इंटू एन प्लस 2 बोर मैग्नेटो। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के लिए जो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू डिटरमाइन करेंगे उसका फॉर्मूला म्यू एस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एन इंटू एन प्लस 2। एन क्या है, वेयर एन बी द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं कॉम्प्लेक्स के अंदर। इफ वैल्यू ऑफ एन, यदि एन की वैल्यू 1 है, देन म्यू एस की वैल्यू कितनी हो, स्क्वायर रूट ऑफ यहां 1 पुट करें, 1 इंटू 1 प्लस 2 मीन्स रूट 3 इक्वल टू 1.73 बोर मैग्नेटो। If n value 2, then mu s square root of 2 into 2 plus 2, 2 to 4, 8, square root of 8, root 8, इसको कैलकुलेट करो। देखो ये यहां पर 4 होता है ना, 4 होता है तो ये एग्जैक्ट 2 का रूट हो जाता, स्क्वायर करते हम तो 2 वैल्यू आ जाती, यहां 9 होता तो एग्जैक्ट 3 आ जाती वैल्यू, लेकिन अब 3 से कुछ कम 2.89। If n value is 3, mu s is equal to square root of 3 into 3 plus 2 root 50, 3.87 Bohr magneto. If n is equal to 4, mu s value square root of 4 into 4 plus 2, 4 plus 2 6 into 4 root 24, 4.90 Bohr magneto। ऐसे ही कैलकुलेट करें, n इज इक्वल टू 5 है तो म्यू एस स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू 5 प्लस 2, 7 इंटू 5 रूट 35 मीन्स 5.90
0.924 मैग्नेट्रॉन। ये इस टाइप की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे। अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमने लिख ली है, एग्जैक्ट वैल्यू आप कैलकुलेट कर भी सकते हो। कॉमन सी बात क्या है, यहां पर √3 है, 4 होता तो यहां एग्जैक्ट 2 आ जाता, 4 से 1 कम है, 1 कम है 4 से। यहां पर यदि 9 होता, √9 लेते तो अब एग्जैक्ट 3 वैल्यू आ जाती, अब 1 कम है तो 3 से थोड़ी कम आ जाएगी। यहां पर भी 16 होता तो √16 का रूट लेते तो एग्जैक्ट 4 वैल्यू आनी चाहिए थी। अब क्योंकि 1 कम है 16 से तो 4 से थोड़ी लेस वैल्यू आई है। √25 होता तो 5 आती, √36 तो 6, उससे कुछ हर एक में 1 का कमी है। यहां पर 3 है, 8 है, 15 है, 24 है, 35 है, तो हर एक में 1 वैल्यू कम है। यदि 1 एक्स्ट्रा होता तो सभी का परफेक्ट एग्जैक्ट रूट हम ले सकते थे, लेकिन अब उनसे कुछ वैल्यू कम है। दूसरे हम ये भी समझ सकते हैं कि बोर मैग्नेटोन की वैल्यू, मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करें। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है तो 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 2 से थोड़ा कम रहेगा। n की वैल्यू 2 है तो 2 पॉइंट समथिंग, n की वैल्यू 3 है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यदि 3 है तो 3 पॉइंट, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 है तो 4 पॉइंट, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 है तो 5। यदि हमें मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू दे रखी है किसी भी कॉम्प्लेक्स के लिए, इफ मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू इज गिवन, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यदि किसी कॉम्प्लेक्स के अंदर मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू दे दी है और उसके अंदर पूछा है कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, यदि वो मैग्नेटिक मोमेंट केवल स्पिन के भी आप पे बताया, यदि स्पिन की वैल्यू के भी आप पे है, तब हम यहां से ही वैल्यू देख के बता देंगे। मान ले किसी के लिए दे दे कि मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू इज 3.87, देन कैलकुलेट या हाउ मेनी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन द कॉम्प्लेक्स। मैग्नेटोन स्पिन के भी आप पे मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू यदि 3.87 है, तो उसके अंदर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमने कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है, यहां से देख लेंगे 3 है तो 3 ही होंगे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये कुछ वैल्यू है, इसके भी आप पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं तो मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू यदि गिवन है तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हम इजीली बता सकते हैं। कुछ ऐसे भी कॉम्प्लेक्स होते हैं जिसके अंदर ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आती है, जैसे कोबाल्ट है, COH2O होल 6 3 पॉजिटिव, इसके अंदर जो वैल्यू निकाले कोबाल्ट 27 3D7 4S2, ऑक्सीडेशन स्टेट 3 पॉजिटिव, तो 3 पॉजिटिव के लिए ले 3D6, 3D6, D के अंदर इलेक्ट्रॉन फिल करें हम, अब यहां पर जो वाटर है ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, इसके भी आप पे हम पेयरिंग कराएंगे या नहीं कराएंगे। ऐसे ही कुछ कॉम्प्लेक्स लेके हम उसका कंप्लीट डिटर्मिनेशन, जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के कुछ पॉइंट हमने पढ़े थे उनके लिए हम डिटरमिन करेंगे, कंप्लीटली इनको आगे एक्सप्लेन करेंगे। कुछ पॉइंट हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के पढ़े, उसके बाद में मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी सीखी। मैग्नेटिक मोमेंट में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देके उसके भी आप पे उसकी वैल्यू। अब हम एग्जांपल लेकर जो जो हमने यहां डिस्कस किया है उसको डिटेल में अब हम एक एग्जांपल की सहायता से पढ़ेंगे। कई बार जो म्यू टोटल है उसकी वैल्यू म्यू स्पिन से ज्यादा आती है, यदि ज्यादा वैल्यू होगी, इफ द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट इज ग्रेटर देन म्यू स्पिन से यदि वैल्यू ज्यादा है, म्यू टोटल वैल्यू जो आए, म्यू एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो आए, वो यदि म्यू स्पिन से वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब उस कॉम्प्लेक्स के अंदर या तो ऑर्बिटल का कंट्रीब्यूशन होगा, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट का कंट्रीब्यूशन होगा, या फिर वहां पर टेम्परेचर इंडिपेंडेंट पैरामैग्नेटिज्म लगता है। वहां पर एक तो ऑर्बिटल मोशन काउंट करें या फिर टेम्परेचर इंडिपेंडेंट पैरामैग्नेटिज्म है। इफ द एक्सपेरिमेंटल मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू इज ऑलमोस्ट सेम एज दैट ऑफ स्पिन, तब हम इसी फॉर्मूले से वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे जो भी हमने पढ़ा थोड़ी देर पहले। लेकिन कई ऐसे कॉम्प्लेक्स होंगे जिन कॉम्प्लेक्स के अंदर एक्सपेरिमेंटल मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू ज्यादा होती है,
द वैल्यू ऑफ एक्सपेरिमेंटल मैग्नेटिक मोमेंट इज ग्रेटर इन कंपेरिजन टू स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। तो वहां पर जो ग्रेट वैल्यू आएगी, ज्यादा वैल्यू आएगी, लार्ज वैल्यू आएगी, वो किसकी वजह से है? वहां पर कुछ फैक्टर अलग आ गए हैं, या तो ऑर्बिटल मोशन वहां पर काउंट होने लग रहा है, तब हम ऑर्बिटल मोशन को क्विज नहीं मानेंगे, इसको कंसिडर करके चलेंगे। या फिर दूसरा फैक्टर है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट पैरामैग्नेटिज्म, ये भी हम आगे पढ़ेंगे, TIP, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट पैरामैग्नेटिज्म, इसकी वजह से भी मैग्नेटिक मोमेंट के अंदर कुछ इंक्रीमेंट आ जाता है। नाउ वी विल टेक वन एग्जांपल। देखो COF6 3 नेगेटिव, ये कोई कॉम्प्लेक्स है, इसके अंदर अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी अप्लाई करनी है। सबसे पहले हमें सेंट्रल मेटल एटम देखना है, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर पता हो 27, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता हो, आर्गन 18 होता है, उसके बाद में 3D कोबाल्ट 3D7 4S2। फिर हमने यहां कोबाल्ट के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट वैल्यू निकालनी है। ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालें? कोबाल्ट के ऊपर मान ले ऑक्सीडेशन स्टेट X है, ये हम नोमेनक्लेचर पढ़ा तब भी करके आए हैं। फ्लोरीन के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट -1 लेते चलते हैं, तो टोटल X, कोबाल्ट 1 है तो कोबाल्ट के ऊपर X -1 × 6 इक्वल टू जो ओवरऑल चार्ज होता है इसके इक्वल पुट कर देते हैं -3, तो X -6 इक्वल टू -3, X इक्वल टू +3। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑन कोबाल्ट कम्स आउट टू बी +3। सीधा फॉर्मूला भी हम ऐसे यूज कर सकते हैं कि C = M+। ओवरऑल चार्ज जितना भी है, ओवरऑल चार्ज या -3 है तो -3, ये ओवरऑल चार्ज को बताता है C। ये मेटल, जो भी मेटल है, एक ही मेटल है तो मेटल के ऊपर X लिख ले, चाहे इसको मेटल ही रहने दे, मेटल के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट हमने कैलकुलेट करनी है। L लीगेंड का जो चार्ज है उसको कैलकुलेट करता है, तो -1 फ्लोरीन के ऊपर 1 है, इस टाइप के 6 फ्लोरीन है, -3 = M-6 इंप्लाइज दैट मेटल के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट +3। किसी तरह से भी कैलकुलेट कर ले, हमें मेटल एटम के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट की वैल्यू पता हो, ऑक्सीडेशन स्टेट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो ऑक्सीडेशन स्टेट कोबाल्ट के ऊपर जो आई दैट विल बी +3। अब +3, कोबाल्ट +3 के लिए जो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, आर्गन 18, 2 इलेक्ट्रॉन S में से चले जाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन D में से, तो 3D6 और 4S0। जब भी हम इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो पहले इलेक्ट्रॉन S में ही फिल करते हैं। आर्गन 3S2 3p6 तक कंप्लीट है, 18 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। नेक्स्ट जो 19th इलेक्ट्रॉन है वो पहले S में फिल करते हैं। इलेक्ट्रॉन फिल भी पहले S एटॉमिक ऑर्बिटल में करेंगे, जब इनको रिमूव करेंगे तो भी S एटॉमिक ऑर्बिटल में से ही रिमूव करेंगे, क्योंकि जब भी एनर्जी का ऑर्डर हम देखें आपको प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, इलेक्ट्रॉन पहले उस एटॉमिक ऑर्बिटल में फिल करेंगे जिसकी एनर्जी कम होती है। 4s एटॉमिक ऑर्बिटल ऐसी है जिसकी एनर्जी कम है, और यदि 4s एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी कम है तो इलेक्ट्रॉन पहले इसी में फिल करेंगे। जब भी ये कंप्लीट S होने के बाद D में इलेक्ट्रॉन चला जाता है, रीऑर्गेनाइजेशन करता है एनर्जी को, उसके बाद में S की एनर्जी बढ़ जाती है, D की कम रहती है, तो D के अंदर इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। D के अंदर अब एनर्जी कम हो गई, S की एनर्जी ज्यादा हो गई, D में इलेक्ट्रॉन आने के बाद में, तो इलेक्ट्रॉन अब रिमूव कहां से होगा? जिसकी एनर्जी ज्यादा है, तो S की ज्यादा है, ज्यादा एनर्जी में से ही इसको रिमूव करेंगे। अब D के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है, D एटॉमिक ऑर्बिटल बनाए, वहां 6 इलेक्ट्रॉन। S एक S एटॉमिक ऑर्बिटल है, S के बाद 4p एम्प्टी एटॉमिक ऑर्बिटल है। अब हमें देखना है कि कितनी ऑर्बिटल चाहिए, जितना हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर होता है उतनी एटॉमिक ऑर्बिटल हमें एम्प्टी चाहिए मेटल के पास में। यहां पर 6 फ्लोरीन है, कोऑर्डिनेशन नंबर की वैल्यू 6 है, तो 6 एम्प्टी एटॉमिक ऑर्बिटल हो यहां पर। अभी हमारे पास 1 2 3 4 4 एटॉमिक ऑर्बिटल है। यहां पर फ्लोरीन ले रखा है, तो फ्लोरीन किस टाइप का लीगेंड है? हमने पढ़ा 2 टाइप के लीगेंड होंगे, एक तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड होंगे और एक वीक फील्ड होंगे। तो फ्लोरीन जो है दैट विल बी वीक फील्ड लीगेंड, वीक फील्ड लीगेंड है।
और वीक फील्ड है तो अभी पढ़ा था पेयरिंग नॉट टेक प्लेस। एक बार और बता देता हूं कि पेयरिंग नहीं होगी, पेयरिंग डजंट टेक प्लेस। यदि वीक फील्ड ले रखा हमने फ्लोरीन जो कि एक वीक फील्ड लिगेंड है तो उस केस में पेयरिंग नहीं कराएंगे, ये जैसी एटॉमिक ऑर्बिटल में वैसे ही रखे रहेंगे। उसके बाद में 4d एटॉमिक ऑर्बिटल का यूज होगा, यहां 4d भी एम्प्टी एटॉमिक ऑर्बिटल है हमारे पास। एक फ्लोरीन के पास 2 इलेक्ट्रॉन जो कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, तो फ्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के क्रॉस से इंडिकेट करें, डिफरेंशिएट हो जाए जिससे पता चले कि ये फ्लोरीन के है। यहां पर ये इलेक्ट्रॉन ही है, ये फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन है। फ्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन मेटल एटम की एम्प्टी ऑर्बिटल के साथ में ओवरलैप कराता है। और जो हाइब्रिडाइजेशन अब बनेगी ये बनेगी, जिसके अंदर एक s एटॉमिक ऑर्बिटल है, p p p, 2 d एटॉमिक ऑर्बिटल है। ओवरऑल हाइब्रिडाइजेशन sp3d2। तो हाइब्रिडाइजेशन फॉर दिस कॉम्प्लेक्स, इस कॉम्प्लेक्स के अंदर हाइब्रिडाइजेशन की जो वैल्यू आई दैट विल बी sp3d2। अब यहां देखो जो डी एटॉमिक ऑर्बिटल हमने पढ़ा था कि डी एटॉमिक ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में 2 टाइप की यूज हो सकती है, या तो वो अंदर की जो इनर सेल इनर एटॉमिक ऑर्बिटल डी का यूज करता है, ये 3d एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये 4s एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये 4p है, ये 4d है। तो कुछ मेटल एटम तो ऐसे होंगे जो अपनी 3d एटॉमिक ऑर्बिटल में मींस इनर सेल एटॉमिक ऑर्बिटल का यूज करेंगे। यदि इनर सेल डी का यूज होने लग रहा है तो वो d2 होता आगे, वो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होते। कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स हैं जिसमें आउटर डी एटॉमिक ऑर्बिटल का, जैसे ये एग्जांपल हमने जो लिया, इसमें आउटर डी एटॉमिक ऑर्बिटल जो 4d है उसका यूज किया है, तो ये जो कॉम्प्लेक्स है दैट विल बी आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इस कॉम्प्लेक्स को हम आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स लेकर पढ़ेंगे। ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल। अब sp3d2 है तो स्ट्रक्चर कैसी आ जाएगी, ऑक्टाहेड्रल। इसकी स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल है। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखने हमने, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4, 4 है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। म्यू एस की वैल्यू निकालेंगे तो हमने अभी पढ़ा था 4 पॉइंट समथिंग का, 4.90 एग्जैक्ट लेकर चले तो बोर मैग्नेटोन। कैसे आई ये वैल्यू, उसी फॉर्मूले से आई है, म्यू स्पिन स्क्वायर रूट ऑफ n इंटू n प्लस 2, n की वैल्यू 4, 4 प्लस 2 रूट 24, 4.90 बोर मैग्नेटोन। कैलकुलेट करें तब भी यही वैल्यू आएगी। हमें पता है यहां पे इलेक्ट्रॉन 4 है तो डायरेक्ट भी हम म्यू एस की वैल्यू, मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू 4.90 लिख देंगे। यदि स्ट्रक्चर बनानी है तो ऐसे बनाए, ऑक्टाहेड्रल शेप आ जाएगी बस। ये स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की शेप ऐसे हम दिखा सकते हैं। तो इस कॉम्प्लेक्स के लिए पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्लोरीन जो कि वीक फील्ड लिगेंड था, हमने पेयरिंग नहीं कराई तभी आउटर डी एटॉमिक ऑर्बिटल यूज हुई। आउटर डी एटॉमिक ऑर्बिटल यूज हुई तो कॉम्प्लेक्स को क्या पढ़ रहे हैं हम, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 है तो डायरेक्ट हम म्यू एस की वैल्यू, मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू लिख देंगे 4.90। तो सबसे पहले मेटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता हो, ऑक्सीडेशन स्टेट का पता हो, उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन क्या बने वो पता हो। फिर हमने लिगेंड की नेचर देखनी है कि लिगेंड वीक फील्ड है या स्ट्रॉन्ग है। वीक फील्ड है तो पेयरिंग नहीं कराएंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड होता तो हम इनको पेयरिंग करा लेते। नेक्स्ट एग्जांपल हम उसी का लेकर चलेंगे। फिर उसी के भी आते हैं आउटर और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का हम केस पढ़ने लग रहे हैं। यहां से नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के भी आते हमने वैल्यू कैलकुलेट कर ली है। नेक्स्ट जो सेकंड एग्जांपल है, कोबाल्ट NH3 3 पॉजिटिव। फिर से कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर लेना, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं क्योंकि अमोनिया के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट 0 चार्ज होता है, कोबाल्ट के ऊपर x प्लस 0 इक्वल टू +3 आ जाएगा। सिंपल है इसलिए डायरेक्ट लिख रहा हूं। पिछले एग्जांपल में भी कोबाल्ट 3+ था, अब भी कोबाल्ट 3+ है तो कॉन्फ़िगरेशन भी मैं लास्ट की सेल का ही लिख रहा हूं 3d6 4s0
4p0, 4d0, ये सारी एटॉमिक ऑर्बिटल प्रेजेंट है, जिसका हमें यूज करना है हम कर लेंगे। 6 लिगेंड है, यहां पर जो कोऑर्डिनेशन नंबर है कंप्लेक्स के अंदर वो 6 है, तो मेटल एटम के पास 6 एम्प्टी ऑर्बिटल हो, 6 एम्प्टी एटॉमिक ऑर्बिटल शुड बी प्रेजेंट विद द मेटल। डी के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है, डी एटॉमिक ऑर्बिटल, उसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है, एक एस एटॉमिक ऑर्बिटल है, पी एटॉमिक ऑर्बिटल, डी एटॉमिक ऑर्बिटल। यहां जो 6 इलेक्ट्रॉन है, अब 6 एम्प्टी एटॉमिक ऑर्बिटल चाहिए। फिर उसके बाद देखना है अमोनिया। अमोनिया किस टाइप का लिगेंड है? अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड हम सीएफटी के भी आप पे बताएंगे। सीएफटी ने बताया था कि कौन से स्ट्रॉन्ग फील्ड है, कौन से वीक फील्ड लिगेंड है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी हम बस ये मान लेते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जाएगी, यहां से एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर अप हो गए। पेयर अप होने के बाद अब हमें 6 एटॉमिक ऑर्बिटल चाहिए, 1 2 3 4 5 6, ये 6 एटॉमिक ऑर्बिटल यूज होगी। NH3 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 NH3, हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन सेम अब भी ऑक्टाहेड्रल ही रहेगी। तो आप देखो इस कॉम्प्लेक्स के अंदर जो मेटल एटम अपनी इनर डी एटॉमिक ऑर्बिटल का यूज करने लग रहा है। ये 3d एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये 4s एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये 4p एटॉमिक ऑर्बिटल, ये 4d है। तो पेयर होने के बाद में 3d जो इनर ऑर्बिटल है ये एम्प्टी हो गई, यहां पर 2 ऑर्बिटल खाली है, तो इनका भी यूज करेगा D2sp3। ये किसका केस है? ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बन गए, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का केस आ गया। ये शेप अब भी ऑक्टाहेड्रल ही रहनी है। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहां से कोई भी नहीं है, तो n की वैल्यू 0, तो μs भी 0, मींस जो सब्सटेंस है दैट विल बी डायमैग्नेटिक। यदि कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो कॉम्प्लेक्स डायमैग्नेटिक हो जाएगा। तो पिछला जो एग्जांपल पढ़ा था हमने वो स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड लिगेंड का था, वो हमने पेयरिंग नहीं कराई थी। ये जो अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का एग्जांपल, इसमें हमने पेयरिंग करा ली, पेयरिंग कराई तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बने। पिछले में जहां पेयरिंग नहीं हुई थी वहां पर आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बने थे। तो ऐसे ही हम कुछ और एग्जांपल कर सकते हैं, बड़े इजी से कंसेप्ट है इसके भी। आपके ऑक्टाहेड्रल जो कॉम्प्लेक्स है उसमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के भी आप पे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हम पढ़ने लगे। कुछ एग्जांपल और लेकर चलते। नेक्स्ट जो एग्जांपल है, इसे पॉपुलर सा एग्जांपल हम टाइटेनियम का, H2O होल 6 3+। सबसे पहले मेटल एटम देखना टाइटेनियम, वाटर भी न्यूट्रल लिगेंड है, 0 चार्ज है, ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट यहीं से आ जाएगी 3+। टाइटेनियम जो कॉन्फ़िगरेशन होता है आर्गन 18 3d, न्यूट्रल में टाइटेनियम में होता है 3d2 4s2, 3 पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से रिमूव हो गए, 1 इलेक्ट्रॉन यहां से 3d1 बच गया। डी के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, 4s के अंदर 0 है, 4p के अंदर 0। डी एटॉमिक ऑर्बिटल बनाए, एस एटॉमिक ऑर्बिटल बनाए, पी एटॉमिक ऑर्बिटल बनाए। अब हमें 6 लिगेंड देखने हैं, यहां पर 6 लिगेंड है, 6 लिगेंड है तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी कितना होगा? 6 ही होगा, और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो 6 एम्प्टी एटॉमिक ऑर्बिटल चाहिए, 1 2 3 4 5 6। या तो हम इनका यूज करें D4sp, ऐसे यूज नहीं करेंगे। हमें ऑक्टाहेड्रल पढ़ना है तो इसकी सिर्फ 2 एटॉमिक ऑर्बिटल ही यूज करेंगे, इनर खाली है तो इनर एटॉमिक ऑर्बिटल का यूज करेंगे। वाटर H2O, यहां पर भी H2O, सेम ऐसे ही पढ़ लेंगे। ये क्रॉस इलेक्ट्रॉन को ही रिप्रेजेंट करने लग रहे हैं, ये लिगेंड के इलेक्ट्रॉन, इसलिए ऐसे लिख दिया है। यहां पर 2 एम्प्टी एटॉमिक ऑर्बिटल रह जाएंगे, इनका यूज हमने नहीं किया है, ये खाली एटॉमिक ऑर्बिटल ही छोड़ देंगे। हाइब्रिडाइजेशन अब भी कितनी रही है? D2sp3। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है, मींस पैरामैग्नेटिक। मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू डायरेक्ट बताएं, 1.73 बोर मैग्नेटोन आ जाएगी।
D2 इनर एटॉमिक ऑर्बिटल का यूज होने लग रहा है, हेंस कंप्लेक्स इज इनर ऑर्बिटल कंप्लेक्स। ये भी इनर ऑर्बिटल कंप्लेक्स ही फॉर्म होगा। इसके बाद स्कैंडियम के बाद हम वेनेडियम का केस ले लें। वेनेडियम 6 3 पॉजिटिव, बिल्कुल एज इट इज है। वेनेडियम ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर भी 3+ है, कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 18 हो, 3D2 हो जाएगा, 4s0 4p0, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। तो बस मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू म्यू की वैल्यू यहां चेंज होगी, बाकी एज इट इज रहेगा सब कुछ। 2.8987 जो भी आएगी वो वैल्यू कैलकुलेट करके हमें यहां लिख देंगे। अगला वेनेडियम के बाद क्रोमियम, क्रोमियम करना चाहिए, क्रोमियम H2O6 3+, यहां पर क्रोमियम 3+ ले तो क्या बन जाएगा, आर्गन 18 तक रहे। देखो टाइटेनियम, टाइटेनियम के बाद वेनेडियम, वेनेडियम के बाद क्रोमियम, एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाते चलेंगे, यहां 3D3 हो जाएगा, 4s0 4p0, एक इलेक्ट्रॉन और यहां इंक्रीज हो जाएगा। तो टाइटेनियम में 1 इलेक्ट्रॉन था तो 1, वेनेडियम में 2 इलेक्ट्रॉन तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू 2। अब यहां पर 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, म्यू की वैल्यू 3.87, ये वैल्यू आ जाएगी। सभी के सभी तीनों ही एग्जांपल जो हमने लिए उसमें हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 है, और जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो ये भी कौन से बनेंगे, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो बस इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स मेनली जिस केस में पेयरिंग नहीं हो रही होगी, पेयरिंग नहीं होती होगी, तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेंगे, और पेयरिंग करा देगा। यहां तो हमें जरूरत ही नहीं पड़ी पेयरिंग, 1 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में 2 थे, तीसरे में 3, या 2 इलेक्ट्रॉन है या 3 है तो 3 है, हमें तो 2 ऑर्बिटल खाली चाहिए। 2 ऑर्बिटल ऑलरेडी यदि एम्प्टी है तो हमें इलेक्ट्रॉन को पेयर कराने की जरूरत ही नहीं है। यदि ये एटॉमिक ऑर्बिटल यूज होने लग रही है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आउटर का यदि हम यूज करेंगे दैट विल बी द आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इसके भी आप बता लेंगे। अब थोड़ा सा बस ये बता देते हैं कि वीक फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड, वैसे एग्जैक्ट डेफिनेशन तो हम CFT के भी आप बताएंगे, और एक है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। जैसे हमने बताया अमोनिया जो है, अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। इसमें हमने एक एग्जांपल लेके पढ़ा था फ्लोरीन का केस, वो वीक फील्ड लिगेंड था। वीक फील्ड लिगेंड था तो हमने पेयरिंग नहीं कराई थी, और पेयरिंग नहीं कराई थी तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बन गए थे जनरली। फिर बता रहा हूं इनकी एग्जैक्ट वैल्यू हम CFT के अंदर बताएंगे, लेकिन अभी के लिए हम ऐसा याद रख सकते हैं कि जो वीक फील्ड लिगेंड है वो लिगेंड होते हैं जिसमें जो डोनर एटम है, जो डोनर एटम है वो या तो हेलोजन फैमिली का हो या ऑक्सीजन फैमिली का हो, जनरली होता है, ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है। जनरली यदि फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, H2O, इसमें भी ऑक्सीजन डोनर है, ये ऑक्सीजन फैमिली का। तो ये लिगेंड जिसके अंदर डोनर एटम या तो हेलोजन का या ऑक्सीजन फैमिली का होगा वो वीक फील्ड लिगेंड है, उसमें पेयरिंग नहीं कराएंगे, वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाता है। और यदि डोनर एटम या तो कार्बन फैमिली का, जैसे CO है, CN है, डोनर एटम या तो कार्बन फैमिली का हो या नाइट्रोजन फैमिली का हो, NH3 है, हाइड्रोजन जो भी है, कार्बन फैमिली और नाइट्रोजन फैमिली है, तब उस लिगेंड को हम स्ट्रॉन्ग फील्ड की कैटेगरी में लेंगे। हेलोजन फैमिली और ऑक्सीजन फैमिली का है तो उसको हम वीक फील्ड में लेंगे। तो इसके भी आप हम कुछ आइडिया लगा सकते हैं कि किसमें पेयरिंग कराएंगे, किसमें नहीं कराएंगे। बाकी जो डीप कंसेप्ट है वो CFT थ्योरी में आ जाएगा, उसके भी आप पे हम इसको वहां पर भी अप्लाई करके आगे के लिए हम कंपटीशन के लिए भी हम यहां से गो थ्रू हो लेंगे। तो बस आज के लिए हमने ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स को कंप्लीट किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ेंगे फॉर द टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। टेट्राहेड्रल के लिए पढ़ेंगे, स्क्वायर प्लेनर के लिए पढ़ेंगे, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल के लिए पढ़ेंगे। ये नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय, ओके, थैंक्स।